आज जो हम पढ़ रहे हैं ये कम से कम 12 मार्क्स में आपको वहां मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन 4 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं यहां से। चलिए चालू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आखिर बेलमेंट क्या होता है? सेक्शन 148 कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिलीवरी ऑफ गुड्स करता है, और वो डिलीवरी ऑफ गुड्स करता है किसके लिए? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तब वो गुड्स उसे वापस कर दिए जाते हैं या उसके डायरेक्शन पर डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए जाते हैं। 2 एग्जांपल मैंने दिए। एक, हमने अपने फ्रेंड से बाइक मांगी, मुझे विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाना है, तो मुझे 2 घंटे के लिए बाइक दे दो। तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को गुड्स दिए अपॉन सम पर्पस, एंड व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड वो बाइक वापस कर दी जाएगी, है ना। और दूसरा, अगर हमने टेलर के यहाँ गए हैं और टेलर को हमने कपड़ा दिया है, कपड़ा देने के बाद हमने कहा है कि हमें पैंट और शर्ट बनवा दो, तो उस टेलर ने हमसे कपड़ा लेकर हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उसे डिस्पोज ऑफ किया है, यानी उसे शर्ट्स और पैंट में बदला। तो ये दोनों चीजें क्या हुई? बेलमेंट। टेम्पररी पोजीशन ट्रांसफर करना एक बंदे द्वारा दूसरे बंदे को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे आप क्या कहते हो? बेलमेंट। जो गुड्स बेल करता है वो बेलर कहलाता है, जिसके पास गुड्स जाते हैं वो बेली कहलाता है। गुड। बेलमेंट कितने टाइप का होता है? बेनिफिट्स के आधार पर 3 टाइप का, और रेम्यूनरेशन के आधार पर 2 टाइप। अगर आपने अपने दोस्त से गाड़ी अपने काम के लिए ली है और वो दोस्त आपसे पैसे तो लेने वाला नहीं है, तो आप वो बेली, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। आपने अपने पड़ोस की आंटी को कहा कि हम शादी में बाहर जा रहे हैं, हमारा डॉगी आप क्या 4 दिन के लिए रख लीजिए, वो भी हमसे कोई पैसे लेने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ टेलर है। और अगर हमने ड्राई क्लीनर क्या कपड़े दिए हैं, तो ड्राई क्लीनर को उसकी मेहनत के पैसे मिलेंगे, हमें कपड़े ड्राई क्लीन होके मिलेंगे। दैट इज नोन एज म्यूचुअल बेनिफिट। तो जब आंटी को हमने अपना डॉगी दिया या अपने दोस्त ने हमें अपनी बाइक दी, तो उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, तो उसे कहते हैं ग्रेचुटियस बिल। क्या कहते हैं? ग्रेचुटियस बिल। लेकिन मोबाइल सुधारने डाला, बाइक सुधारने डाली, कपड़े ड्राई क्लीनिंग पे रखे, वेयर हाउस में गुड्स रखे, ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए कि इनको भोपाल पहुंचा दो, उन सब ने हमसे पैसे लिए। दैट इज नोन एज नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट। बेलमेंट के इतने टाइप्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ू? आइए। बेलर की ड्यूटीज थे। सर पहली तो बेलर की ड्यूटी है कि बेलर को गुड्स के अंदर जो भी फॉल्ट्स वो डिस्क्लोज करने चाहिए। मैं अगर आपको कोई गुड्स दे रहा हूं और उन गुड्स के अंदर क्या है? फॉल्ट्स, तो मुझे इन फॉल्ट्स को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। अब फॉल्ट्स 2 तरीके के होते हैं। नोन फॉल्ट्स
और अननोन फॉल्ट्स। अगर आप अपने दोस्त को गाड़ी दे रहे हो और आपको मालूम है कि ब्रेक छोड़कर सब कुछ लगता है, हॉर्न छोड़कर सब कुछ बजता है, तो उस बेचारे को बताओ। नॉन डिफेक्ट्स तो ग्रेचुटियस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट हो, दोनों में बताना जरूरी है। और इनके कारण, नहीं बताने के कारण, अगर नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गोवा में बाइक ऑन हायर दे रहे हो, तो बाइक को अच्छी कंडीशन में रखना आपकी जिम्मेदारी है। नॉन और अननोन दोनों डिफेक्ट्स के लिए नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट में बेली जिम्मेदार रहेगा। बेलर जिम्मेदार रहेगा, बेलर जिम्मेदार रहेगा। हम किसकी ड्यूटीज पढ़ रहे हैं? बेलर। बेलर क्या रहेगा? जिम्मेदार रहेगा। क्या समझ में आया? डिफेक्ट कितने होंगे? दो, नोन और अननोन। नोन डिफेक्ट है तो चाहे आप ग्रेचुटियस बेलमेंट में हो, चाहे आप नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट में हो, आपको डिफेक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जो भी नुकसान हुआ किसको? बेली। वो नुकसान आप भरेंगे। इसी तरीके से अननोन डिफेक्ट्स, तो देखो, मेरा काम अगर गाड़ी किराए पे देने का नहीं है और मैंने आपको गाड़ी दी है, और मैंने जो आपको गाड़ी दी, मुझे याद ही नहीं कि मैंने उसमें लास्ट टाइम ऑयल कब चेंज करवाया था, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं अगर ऑयल बीच में खत्म हो गया और गाड़ी खड़ी हो गई बीच में और आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ा, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन अगर मैं गोवा में बाइक ऑन हायर देने का काम करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे उसके इंजन ऑयल को रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। अगर नहीं कराता हूँ, दैट वुड बी। क्या इस ड्यूटी में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू। अगली ड्यूटी, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। बच्चों, एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है, मैंने आपके यहाँ पर अगर डॉगी रखा क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ बाहर, तो मैंने आपको कहा यार 4 दिन के लिए मेरा डॉगी आप संभाल लो। आप मुझसे कोई पैसे लेने वाले नहीं हो, लेकिन मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको जो डॉगी का रख रखाव का खर्चा है वो तो मैं दे दूं। यानी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ग्रेचुटियस बेनिफिट में देना पड़ेगा। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ग्रेचुटियस बेनिफिट में देना पड़ेगा। दोस्त ने 1 घंटे के लिए बाइक ऑन हायर दिया है, तो उस बाइक के अंदर जितना तेल जला है वो आपको देना चाहिए। कर्टसी कहते हैं। अब अगर आप बाइक लेकर दोस्त की गए और बाइक रास्ते में खराब हो गई और आपने उस खराब बाइक को सुधरवाया, तो वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? एक्स्ट्रा। आप गोवा के अंदर एक्टिवा ऑन हायर करके ले गए और एक्टिवा खराब हो गई और खराब एक्टिवा को सुधरवाया, ये कौन सा एक्स्ट्रा? आप डॉग आंटी के यहाँ छोड़ के गए, डॉग बीमार हो गया, उन्होंने वेटनरी डॉक्टर को बुलाया, कौन सा एक्सपेंस हो गया? एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो एक्स ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस में ये है कि ग्रेचुटियस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंस तो लगेगा। ये ड्यूटी है बेलर की कि बेली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस रीइंबर्स करे, चाहे बेलमेंट ग्रेचुटियस हो चाहे बेलमेंट नॉन ग्रेचुटियस हो। लेकिन ऑर्डिनरी एक्सपेंस सिर्फ किसमें क्लेम किए जा सकते हैं? ग्रेचुटियस बेलमेंट। अगर मैंने डॉग हॉस्टल के अंदर अपने डॉग को छोड़ा और अगर मैं उसे 1,000 रुपए प्रतिदिन दे रहा हूं मेरे डॉग को रखने के लिए, तो उस 1,000 रुपए प्रतिदिन में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कवर हो चुके हैं। मुझे नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट के केस में वो 1,000 रुपए देने की मुझे नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट के केस में, चूंकि मैं वैसे ही 1,000 रुपए दे रहा हूं, तो मुझे
ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब एक्सपेंसेस दो होते हैं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एक्सपेंस में ग्रेचुटियस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट हो, इसमें सिर्फ ग्रेचुटियस बेलमेंट पे ही ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट में ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है वो ग्रेचुटियस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट हो, दोनों में देने की जरूरत है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़े बच्चों? हाँ ना में जवाब तो दो भाई, क्वेश्चन आंसर। आगे आगे जवाब आ गया। चलिए, तीसरी बात, अगर मैंने आपको गुड्स दिए हैं तो मैं एज अ बेलर अगर आपसे कह दूं कि आपको मैंने 3 दिन के लिए बाइक दी थी ऑन हायर, लेकिन मैं दूसरे ही दिन आपको कह दूं मुझे मेरे पैसे दो, मुझे मेरी बाइक वापस दे दो। मैं दूसरे ही दिन आपको कह दूं कि मुझे मेरी बाइक वापस दे दो, तो आप बोलोगे यार 3 दिन के लिए हमने बाइक ली, आप 2 दिन में ही वापस मांग रहे हो। अब हम जब नई बाइक लेने जाएंगे ऑन हायर तो हमें महंगी मिलेगी, तो हमें जितनी महंगी मिल रही है वो लॉस रिकवर करके दो। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? गोवा में 3 दिन के लिए एक्टिवा ली, एक्टिवा वाले ने एक दिन बाद ही बेलमेंट कैंसिल कर दिया और बोलता है वो बाइक मुझे मुझे एक्टिवा वापस दे दो, तो हम बोलेंगे यार भाई देख, अब हम एक्टिवा नहीं लेने जाएंगे, नया जब किराए पे लेने जाएंगे तो वो थोड़ा ज्यादा देगा, अगर वो ज्यादा देगा तो जितना ज्यादा देगा वो तेरे को देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर टर्मिनेशन। लेकिन ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन के अंदर अपन जो कंपनसेशन मांग रहे हैं ये नॉन ग्रेचुटियस में ही मांग सकते हैं। क्या अपने दोस्त ने अपने को बाइक दी 3 घंटे के लिए और वो आधे घंटे बाद ही बाइक वापस मांग लेगा, तो क्या हम उससे कोई कंपनसेशन मांग सकते हैं? नहीं। जितना तेल डलवाया बस उस तेल के पैसे मांग सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। प्री मैच्योर टर्मिनेशन में नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट में क्लेम किया जा सकता है, लेकिन ग्रेचुटियस बेलमेंट में क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोस्त ने चोरी की बाइक हमको दे दी है या गोवा जी में जो हम लेके गए हैं बाइक वो चोरी की है जिसके कारण हमारा कोई नुकसान हुआ है, ग्रेचुटियस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट हो, डिफेक्टिव टाइटल के कारण अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो ली ही जाएगी। डिफेक्टिव टाइटल के कारण अगर कोई गड़बड़ की है तो उसके कारण कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान भरेगा कौन? पेलर। किसको? बेली। याद आया? उसके बाद आता है कि भाई पेमेंट का समय पूरा हो गया है तो गुड्स वापस ले लो। मैंने अगर गोडाउन लिया है और उस गोडाउन के अंदर ये बोला है कि भाई साहब इस गोडाउन को मैंने 6 महीने के लिए लिया है, तो 6 महीने बाद उस गोडाउन से सामान निकालने की जिम्मेदारी मेरी है या नहीं है? अगर मैं 6 महीने के अंदर गुड्स वहां से निकालता नहीं हूँ और अगर 1 महीना और रखता हूँ तो मुझे 1 महीने का किराया और देना पड़ेगा। या सामने वाले का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लूज हो गया होगा मेरे कारण, वो भी उसके कारण अगर उसको कोई नुकसान हुआ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि मैंने समय पर गुड्स वापस क्यों नहीं ली। तो बेलर की ड्यूटी क्या है? डिफेक्ट्स की ड्यूटी है, एक्सपेंसेस की ड्यूटी है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन की ड्यूटी है, डिफेक्टिव टाइटल की ड्यूटी है और रिसीव बैक द गुड्स करने की ड्यूटी। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या मैं आगे बढ़ूं? अच्छा, अब किसकी ड्यूटी देखते हैं? डेली। ग्रेचुटियस बेलमेंटो या नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंटो बाबू, तुम्हें जो गुड्स दिए गए हैं उनकी रीजनेबल केयर करनी पड़ेगी। रीजनेबल केयर करते समय अगर गुड्स का लॉस हुआ तो बेली की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन
नो पार्किंग में अपने दोस्त की गाड़ी खड़ी करने के कारण उसे टो कर लिया गया और टो करके ऊपर से नीचे फेंक दिया गया, तो आपने रीजनेबल केयर नहीं किया। अब उस गाड़ी की टूट फूट के लिए आप जिम्मेदार रहेंगे। ओके। दूसरी बात, अगर तुम कार लेकर गए थे खत्री सर की कि तुम्हारे भाई की शादी में तुम्हें कार चाहिए थी, लेकिन तुमने वास्तव में उसे इंदौर भोपाल टैक्सी बनाकर अगर चला दिया, तो पहली बात तो तुमने इनकंसिस्टेंट यूज किया उन गुड्स का, और इनकंसिस्टेंट का यूज करने के कारण तुमने इनकम भी प्राप्त की। तो भाई साहब, वो इनकम भी दे दो, और मैं अभी के अभी वेज में टर्मिनेट कर दूंगा, क्योंकि तुमने कहा था कि भाई की शादी के लिए कार चाहिए और तुम उसको इंदौर भोपाल टैक्सी बना के चला रहे। अगर अनऑथोराइज यूज करते वक्त, इनकंसिस्टेंट यूज करते वक्त, भले ही कितनी भी रीजनेबल केयर कर ली हो, अगर गुड्स में कोई लॉस हो गया, वो लॉस तुमको देना पड़ेगा बेली। इंदौर भोपाल टैक्सी बनाकर चलाते समय अगर नेचुरल कैलेमिटी के कारण भी कार में कोई गड़बड़ हो गई, तो वो भी भरपाई करना पड़ेगी किसको, बेली को। लेकिन अगर मैंने कार ली ही इंदौर भोपाल टैक्सी के लिए थी, तो फिर नेचुरल कैलेमिटी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी के लिए ली और इंदौर भोपाल टैक्सी चला दी, तो नेचुरल कैलेमिटी के कारण भी लॉस बियर करना पड़ेगा। इसके बाद आता है नॉट टू मिक्स द गुड्स। बेली की ये जिम्मेदारी है कि वो गुड्स को मिक्स ना करें। अगर तुम एक वेयर हाउस चलाते हो और दो लोग आकर तुम्हारे यहाँ गुड्स रखते हैं, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन दोनों को मिक्स ना करो। अगर मिक्स हो गए, तो अलग करने की कॉस्ट तुम्हें बियर करनी पड़ेगी बेली, और अगर अलग ही नहीं हुए, तो दोनों को लॉस की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही रहेगी बेली। बेली तुम्हारी ही जिम्मेदारी रहेगी। दैट्स इट। बेली की ही जिम्मेदारी रहेगी। रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स करना है, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स करना है। आपको मिक्स भी नहीं करना है गुड्स। ना, इंपॉर्टेंट इज रिटर्न द गुड्स। गुड्स को रिटर्न करो। जैसे ही आपका गोवा टूर पूरा हो जाए, आप जाकर वो एक्टिवा वापस कर दो। जैसे ही आपका विशिष्ट उद्देश्य पूरा हो जाए, आप वो बाइक दोस्त को दे दो। जैसे ही शादी से आप आ जाएं, आंटी आपको कपड़ा वापस दे दे। जैसे ही कपड़े प्रेस हो जाएं, ड्राई क्लीनर आपको कपड़े दे दे। जैसे ही बाइक सुधर जाए, मैकेनिक आपको बाइक दे दे। जैसे ही मियाद पूरी हो जाए, वेयर हाउस वाला आपको आपकी बोरियां वापस दे दे। ये सब क्या कहलाते हैं, ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स। लेकिन अगर मैं आपके यहाँ चार मुर्गी रख के गया था और जब मैं वापस आया तो उस मुर्गी ने चार बच्चे भी दिए हैं, तो मुझे चार मुर्गी प्लस चार बच्चे यानी चार चूजे भी चाहिएंगे, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि न सिर्फ आप मुझे वो गुड्स रिटर्न करोगे जो गुड्स, न सिर्फ आप मुझे वो गुड्स रिटर्न करोगे जो गुड्स मैंने आपके पास रखे थे, लेकिन आपको उन गुड्स के अंदर अक्रीशन जो हुआ है, एक्रीशन हुआ है का मतलब होता है जिन गुड्स के अंदर आपकी बढ़ोतरी हुई है, आपको मुझे वो भी वापस करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव मी बैक गुड्स विच आर बीइंग एक्रीड। एक्रीशन जो हुआ होगा, वो आपको वापस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगली बात, तुम अगर मेरे पास, मैं मान लू बाइक मैकेनिक हूं, तुम अगर मेरे पास बाइक लेकर आए हो, तुमने मुझसे बाइक सुधरवाने के लिए दी है। अब तुम्हारा दोस्त अगर आ जाता है और बोलता है कि भाई साहब ये बाइक तो मेरी है, मुझे वापस दे दो। मैं बोलूंगा भैया एक काम करो, जो मेरे पास सुधरवाने के लिए देने आया था ना, उसी को भेजो, मैं बाइक उसी को दूं। ये बंदा बोलता है कि भाई साहब मैं आपको मेरा आरसी कार्ड दिखा रहा हूँ, मैं
प्रूफ दे रहा हूं कि मैं ये गाड़ी मेरी है। मैं बोलूंगा प्रभु, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो गाड़ी यहाँ पर देकर गए थे, मैं उन्हीं को ये गाड़ी वापस दे पाऊंगा। कारण ये है कि मैं कोई एडवर्स टाइटल सेटअप नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सेटअप एन एडवर्स टाइटल। मुझे ये हक नहीं है एज अ बेली कि मैं ये निर्धारित करूं कि कौन असली कौन नकली। और अगर आप दोनों के बीच मान लो दोनों आके खड़े होकर और झगड़ने लग गए भयंकर कि मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं सीधे कोर्ट चल जाऊंगा। कोर्ट में जाके बाई कर दूंगा और बोलूंगा दादा इनको देख के जरा डिसाइड कर दो कि किसकी। मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं एडवर्स टाइटल सेटअप करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? इनसे इजी टॉपिक्स नहीं है कोई एग्जाम के लिए। तीनों, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडेमनिटी, गारंटी, इन तीन यूनिट से इजी कोई यूनिट है नहीं देखा जाए। बहुत इजी। बेलर के राइट क्या है? भैया बेलर तो बेलर है, किसी भी दिन अपना बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है। अगर आप टर्मिनेट करते हो तो दो बातें हैं। अगर नॉन ग्रेचुटियस बेलमेंट है तो सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा। लेकिन ग्रेचुटियस बेलमेंट है तो कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं, जितना पेट्रोल उसने गाड़ी में डलवा लिया वो ले। गोवा में बाइक ऑन हायर 3 दिन के लिए किया था और एक ही दिन में टर्मिनेट कर रहे हो, तो बाकी 2 दिन के लिए जो नई बाइक लेनी पड़ी, उस नई बाइक के अंदर जो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है वो मैं आपसे लूंगा, क्योंकि आपने बेलमेंट जल्दी टर्मिनेट कर दिया। लेकिन मैंने आपसे 3 दिन के लिए बाइक ली थी एज अ दोस्त। मैंने उसमें 2 लीटर पेट्रोल डलवा लिया था और जब तक आधा लीटर पेट्रोल खत्म होता आपने गुड्स मुझसे वापस मांग लिया, तो 1.5 लीटर के पैसे मुझे दे दो। यही हो सकता है ग्रेचुटियस बिलमेंट। ग्रेचुटियस बिलमेंट में ये नहीं हो सकता कि तूने मेरे से बाइक मांग ली इसलिए मुझे विशिष्ट उद्देश्य को ऑटो में घुमाना पड़ा तो ऑटो के पैसे देना। ऑटो के पैसे दे। इज दैट क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आई? गुड। राइट टू डिमांड बैक गुड्स। अगर तुमने गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज किया तो मैं टर्मिनेट कर दूंगा बेलमेंट और अपने गुड्स वापस मांगू। राइट टू डिमांड बैक गुड्स मतलब अगर तुमने गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज किया, ढंग से ध्यान नहीं रखा, मैं टर्मिनेट कर दूंगा बेलमेंट, तुमसे गुड्स वापस मांगू। और समय पूरा होने के बाद तो मुझे गुड्स मांगने की राइट है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। समय पूरा हो गया तो मैं गुड्स तो वापस मांगूंगा ही। तीसरा, मैं हूं बेलर, तुम हो बेली। तुमने बाइक खड़ी करी है कहीं और मैंने देखा कि किसी व्यक्ति ने कार रिवर्स करते समय गाड़ी ठोक दी। तो एज अ बेलर, क्योंकि मैं ऑनर हूं, तो मैं उस कार वाले जिसने रिवर्स करते समय कार ठोक दी है उससे पैसे तो मांगूंगा। तो आई हैव राइट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, है ना? सेम राइट तुम्हारे पास भी। तुम हो कौन? बेली। तुमने गाड़ी पार्क करी, किसी ने रिवर्स लेके गाड़ी ठोक दी, तुम भी उससे ले सकते हो। सर अपन दोनों ले लें क्या? मामू मत बनाओ। एक नुकसान एक ही बार लिया जा सकता है, या तो मैं ले लूंगा या तो तुम ले लोगे, इसलिए दोनों के अगेंस्ट में राइट है। राइट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, राइट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर इस चैप्टर में दोनों के पास है। कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? और ये तो मैं बता चुका हूँ कि गुड्स अगर आपके पास है और आपने रीजनेबल केयर किए लेकिन फिर भी डिस्ट्रॉय हो गए तो किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी बेली की तो बिल्कुल नहीं है, फेलियर की जिम्मेदारी है। 3 बार तो बता चुका हूँ, चौथी बार और बता दिया। आइए। राइट टू sue द बेली टू एनफोर्स द ड्यूटीज। भाई बेली की जो जो ड्यूटीज है मैं वो इन्फोर्स करने के सारे राइट्स रखता हूँ। अब बेली की ड्यूटी क्या थी? अगर बेली रीजनेबल केयर नहीं कर रहा है और उसने अगर उस रीजनेबल केयर नहीं की जिसके कारण नुकसान हुआ तो मैं नुकसान ले लूंगा।
इनकंसिस्टेंट यूज किया और इनकम कमाई तो इनकम भी ले लूंगा और बेलमेंट अलग टर्मिनेट कर दूंगा। अगर मिक्स कर दिए गुड्स और गुड्स करने के कारण गुड्स अगर अलग अलग नहीं हो पाए और उस गुड्स के अलग अलग नहीं हो पाने के कारण मुझे कोई नुकसान हुआ तो वो नुकसान लूंगा। मुझे गुड्स रिटर्न मांगने का पूरा अधिकार है। गुड्स के साथ अगर कोई एक्रीशन हुआ तो वो भी मुझे दे दे। और एडवर्स टाइटल टू सेटअप करेगा तो मैं कोर्ट में जाके तेरी शिकायत कर दूं और तेरे से क्लेम लूं। ये इन्फोर्स कराने के राइट्स भी किसके पास है? बेलर के पास है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन। बेलर कंपनसेशन कब क्लेम करेगा? मैंने आपको बताया एडवर्स टाइटल सेट कर देगा तो कंपनसेशन ले लूंगा। अनरीजनेबल केयर करेगा तो कंपनसेशन ले लूंगा। अनऑथोराइज यूज करेगा तो कंपनसेशन ले लूंगा। These all are my rights. These are all the rights of a bailiff. What are the rights of the bailiff? अगर जॉइंट बेलर आए हैं तो मैं जॉइंट बेलर में से किसी भी एक बेलर को पे को गुड्स वापस दे सकता हूं। अगर जॉइंट बेलर आए हैं तो जॉइंट बेलर में से मैं किसी भी एक बेलर को गुड्स दे सकता हूँ। दो लोग मेरे पास आए हैं और दो लोगों ने आके बाइक वाइक सुधरने के लिए डाली। अब दोनों में से भी जो आ जाएगा मैं उसे गुड्स वापस दे दूंगा। मैं थोड़ी वहां डिसाइड करने वाला हूं कि क्या है। दूसरी बात, राइट टू इंडेमनिटी। डेली की इंडेमनिटी क्या है? तुमने मुझे डिफेक्टिव टाइटल नहीं बताया, तुमने मुझे डिफेक्टिव गुड्स नहीं बताए, जिसके कारण मुझे क्या हो गया? नुकसान हो गया। मैं बेली हूं। तुमने गोवा जी के अंदर टर्मिनेशन कर दिया बेलमेंट बहुत पहले, तो भी मेरे को दिक्कत आ गई, तो मैं इंडेमनिटी तो लूं। फॉल्टी गुड्स थे, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस हुए, वो क्लेम करूंगा। टाइटल ऑफ गुड्स के लिए मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि भाई साहब ये दोनों लोग आके खड़े हो गए, अब मैं किसको दूं समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे पहली बार रॉन्ग डूअर वाली तो मैंने बताई दी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो एग्जाम में आता है। मैंने तुम मैं मोबाइल सुधारने वाला हूँ और तुमने मेरे पास मोबाइल दिया। मैंने तुम्हारा मोबाइल सुधारा, उसके मेरे 400 रुपये बन गए। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मुझे मोबाइल दे दो, तुम मुझे 400 रुपये दो। मैं तुमने कहा सर आज 400 रुपये नहीं है। मैंने कहा बॉस ऐसा है, जिस दिन आपके पास 400 रुपये आ जाए आप आ जाना और ये मोबाइल ले जाए। आप कह रहे हो सर 40,000 रुपए का मोबाइल 400 रुपये के लिए रख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 400 रुपये तुम्हारी जेब में नहीं है, तुम 40,000 का मोबाइल रख क्यों रहे हो? जिस दिन 400 रुपये आ जाए 40,000 रुपये का मोबाइल ले जा। लेकिन मेरे 400 रुपये मुझे चाहिए, इसे कहते हैं लीन। लेकिन ये लीन होता है पर्टिकुलरली जिस फोन पर अब मैंने काम किया है, मैं वही फोन लीन पे रख सकता हूँ। तुम्हारे दोस्त का फोन लीन पे नहीं रख सकता, तुम्हारे पापा का फोन लीन पे नहीं रख सकता। तुम्हारा जो फोन जिसपे मैंने स्किल और लेबर लगाया है, मैं उसी का क्या रख सकता हूँ? लीन। तो मैं उसका लीन रखूंगा और जब तक पेमेंट नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं कौन सा लीन? पर्टिकुलरली। लेकिन कई बार जनरल लीन भी होता है। अपन बात करेंगे जनरल लीन क्या होता है वो आगे। लीन रखने के राइट्स क्या है? पहली बात, आपने मुझे गुड्स दिए हो। दूसरी बात, मैंने गुड्स पे कोई स्किल और लेबर लगाया हो। तीसरी बात, उस स्किल और लेबर का मुझे पेमेंट ना हुआ हो। चौथी बात, मैं उसे गिरवी रख, मैं उसे लीन पे रख। क्या मैं लीन पे रखकर उसे बेच सकता हूँ एज अ बेली? हाँ, 10 रुपए के लिए भी रख सकता हूँ। क्या मैं उसे, जिसे मैंने लीन पे रखा, उसे बेच सकता हूँ? मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं। जिसे हमने लीन पे रखा हम उसे बेच नहीं सकते। बेचने के राइट्स नहीं है किसके पास? बेली के पास। बेलमेंट कब खत्म हो जाता है? 3 महीने के लिए वेयर हाउस में गुड्स रखे, 3 महीने बाद बेलमेंट खत्म। 3 दिन के लिए दोस्त से बाइक ली, 3 दिन बाद
बेलमेंट खत्म। 3 दिन के लिए आंटी का कुत्ता रखा, 3 दिन बाद बेलमेंट खत्म। स्टिपुलेटेड पीरियड। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, मोबाइल सुधर गया, वापस दे दो। कपड़े ड्राई क्लीन हो गए, वापस दे दो। कपड़े सिल गए, वापस दे दो। अच्छा, क्या नोटिस देकर भी टर्मिनेशन किया जा सकता है? हाँ, बेली नोटिस देकर, बेलर नोटिस देके कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, दे दो। यू कैन टर्मिनेट द बेलमेंट एनी टाइम। देन जॉइंट ऑनर में ट्रांसफर करना है तो एडवर्स टाइटल सेट हो जाएगा। मैंने जॉइंट बेली बोला है, जॉइंट ऑनर तो बोले ही नहीं। जॉइंट ऑनर का तो यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है, जॉइंट बेली है भाई साहब। बेली ऑनर हो ये जरूरी नहीं है ना, बाइक दोस्त की भी हो सकती है सुधरवाने देने की। बाय नोटिस किया जा सकता है। बेलर या बेली की डेथ हो जाए तो क्या बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है? हाँ। और अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो जाए तो क्या भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाता है? बिल्कुल। मैंने अगर आपके गोडाउन में रखे थे 100 बोरी गेहूं और नेचुरल कैलेमिटी आई और बाढ़ में वो गोडाउन में जितनी चीजें थी सब गड़बड़ हो गई, तो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि अगले 2 महीने का भी किराया। अब घूट जी बच्चे तो किराया क्यों दूंगा यार? अरे हेलो, कुछ समझ में आया? टर्मिनेशन ऑफ बिल में बेचने का तो काम ही नहीं है भाई साहब यहाँ पे। बेचने का तो काम ही नहीं है। देर इज नो नीड फॉर एनीथिंग एज अ बेलमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बाद आता है फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स। जिसको भी गुमे हुए गुड्स मिले हैं। तुम्हें मॉर्निंग वॉक करते करते एक छोटा सा डॉगी मिल गया था। तुम अगर उसे नहीं बचाते तो उसे जंगली कुत्ते फाड़ खाते। तो तुम उसे लेकर के आ गए, तो यू आर फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स। इसके ट्रू ऑनर को ढूंढो, मिल जाए तो उसे गुड्स वापस कर दो। लेकिन जब वो गुड्स लेने आए तो उससे कहो कि मुझे जब तक तुम कंपनसेशन नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें तुम्हारा डॉगी वापस नहीं करूंगा। इस कंपनसेशन के लिए तुम सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से उसके ऊपर खर्चा किया है, उसे जिंदा रखा है। कंपनसेशन के लिए से तुम क्या रख सकते हो, लीव। लेकिन अगर बेली ने क्या घोषित कर दिया है, रिवॉर्ड, कि मेरे गुमे हुए कुत्ते को ढूंढ कर लाने के लिए बेलर ने अगर किया है, ढूंढ के लाने के लिए 1,000 रुपए का इनाम, तो इस इनाम के लिए तुम लीन भी रख सकते हो और सूट भी फाइल कर सकते हो। रिवॉर्ड के लिए सूट भी फाइल हो सकता है, लीन भी रखा जा सकता है, लेकिन कंपनसेशन के लिए सिर्फ क्या रखा जा सकता है, लीन। सूट फाइल नहीं कर सकता। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स की बात कर रहा हूँ। अरे भाई ये समझ में आया, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। डिड यू गेट माई पॉइंट? हमारे पास रखा हुआ कुत्ता अगर मर गया तो हमने रीजनेबल केयर करी थी, क्योंकि फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स क्या हो जाता है, बेली। तो बेली की सारी ड्यूटी तो उसको पूरी करनी पड़ी। बेली की सारी ड्यूटी पूरी करनी ही पड़ेगी, दैट इज इट। इज दैट क्लियर? सो लीन फॉर कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड। मैंने जो बात बोली वो समझ में आई कि नहीं? जो कंपनसेशन है और जो रिवॉर्ड है, आपको उसे ध्यान में रखना है। कंपनसेशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। तुम्हारी मम्मी ने
उस कुत्ते को रोटियां बना बना के खिलाई हैं, उसमें तुम्हारे 10,000 रुपए लग गए। तुम उसके लिए सूट फाइल नहीं कर सकते, सिर्फ उस कुत्ते को अपने पास रख सकते हो और उससे बोल सकते हो कि भैया पैसे दे दो, ले जाओ। उसने कहा रख लो, मैं भी देखता हूँ साला तुम कुत्ता कितने दिन रखते हो। कोई बात नहीं। अगर उस कुत्ते की फेयर वैल्यू 5,000 रुपए है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, अगर तुमने और तुम्हारी मम्मी ने मिलकर 3,333 रुपए 33 पैसे की जिस दिन तुमने उस कुत्ते को रोटी टोटल खिला दी, उस दिन तुम्हें उसे बेचने का राइट मिल जाएगा। यू विल गेट द राइट फॉर दैट। इज दैट क्लियर? यू विल गेट द राइट टू सेल दैट डॉग। आप सेल कर सकते हो। गुड्स को प्रिजर्व करके रखने में अगर खर्चा हो रहा है, तो गुड्स की फेयर वैल्यू के 2/3 के बराबर अगर आपने खर्चा कर दिया है, तो बाकायदा आप ये राइट आ जाता है कि आप क्या करें, बेच दें। इसके बाद आता है जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन में क्या अंतर है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी दिन उठकर सीधा आ जाएगा। जो लीन जो लीन जनरल बैलेंस के अगेंस्ट में हो सकता है, किसी भी ड्यू के लिए कुछ भी मैं अगर रख लूं तो उसे कहते हैं जनरल। जनरल लीन हो ही नहीं सकता जब तक कि एग्रीमेंट में अलग से ना लिखा हो। ये ऑटोमेटिक नहीं, एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक नहीं होता, एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। अगली बात, कैन बी एक्सरसाइज इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर एंड स्किल। और ये वाला जो जनरल लीन है, इसमें ये भी दिखाना जरूरी नहीं है कि आपने लेबर और स्किल रखी, इसीलिए ये कुछ ही लोगों को अवेलेबल होता है। जैसे बैंकर के पास जनरल लीन होता है, फैक्टर्स के पास जनरल लीन होता है, वारफिंजर्स के पास जनरल लीन होता है, पॉलिसी ब्रोकर्स के पास जनरल लीन होता है। मैंने आपको वेयर हाउस किराए पे दिया 3 महीने। अब आप रोज आते हो, गुड्स रखते हो, चले जाते हो, रोज आते हो, गुड्स रखते हो, चले जाते हो, गुड्स लेके भी जाते हो, गुड्स लेके भी आते हो। अब मैं थोड़ी हिसाब रख रहा हूँ कि कौन सा गुड्स कितने दिन कब रहा। अब एक दिन मैंने आपसे कहा कि भैया ऐसा है यार कि तुमने मेरे को रेंट नहीं दिया है गोडाउन का। अब तुमने मेरे को गोडाउन का रेंट नहीं दिया ना, मैं ना क्या कर रहा हूँ मैं बताऊं, मैं ना अब गोडाउन में लीन रख रहा हूँ। आप बोल रहे हो देखो सर, जिस गुड्स का जो गुड्स पिछले महीने रखे थे उसका किराया तो मैं दे चुका हूँ, ये गुड्स जो आपके रखे हैं इनका किराया भी देना बाकी है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, 4 महीने पहले के जो गुड्स का किराया देना बाकी है वो कहाँ है। बोले वो तो गुड्स गए, इन गुड्स पे आप लीन नहीं रख सकते। ओ सुन बे, मैं वेयर हाउस कीपर हूँ, मैं वारफिंजर हूँ, है ना। मैं वेयर हाउस कीपर हूँ, मैं वारफिंजर हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं फैक्टर हूँ। मैं जनरल लीन रख सकता हूँ। जनरल लीन हर कोई नहीं रख सकता। जनरल लीन हर कोई नहीं रख सकता, लेकिन कौन लोग रख सकते हैं? बैंकर्स। आपने एक लोन लिया, उस लोन के अगेंस्ट में आपने कोई सामान गिरवी रखा, तो दूसरे लोन के सामान गिरवी रखा तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि जितनी बार लोन लोगे वो सारे लोन से सिक्योर्ड हो जाएगा, तो बात ही खत्म। इसलिए जनरल लीन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? जनरल लीन जनरल बैलेंस के अगेंस्ट में होता है, जबकि स्पेसिफिक लीन सिर्फ उन गुड्स के अगेंस्ट में होता है जिन गुड्स पे आपने काम किया है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता। ये लेबर और स्किल के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जब लेबर और स्किल ना हो तो ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और नॉर्मली हर बेली, फाइंडर ऑफ द गुड्स, अनपेड सेलर, एजेंट, इन सबको कौन सा लीन प्राप्त होता है? पर्टिकुलर लीन। एजेंट के पास भी क्या होता है?
पर्टिकुलर लीन होता है, तो दैट इज नोन एज पर्टिकुलर लीन। तो कितने लीन हो गए भाई साहब? एक हो गया जनरल लीन और एक हो गया पर्टिकुलर लीन। और यहां आकर के खत्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है वो हमने समझा। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जनरल लीन का चौथा पॉइंट। भाई साहब, कुछ ही लोगों के पास ये जनरल लीन अवेलेबल होता है, जैसे होते हैं बैंकर जिन्होंने लोन दिया है, फैक्टर्स जो आपके फ्रेंचाइजीज हैं वो, वारफिंजर जो आपके गुड्स चढ़ा रहे हैं शिप पर और उतार रहे हैं, और पॉलिसी होल्डर। वारफिंजर का क्या है? कल आपने गुड्स, आपके वारफिंजर ने कल एक गुड्स शिप पे चढ़ाए, आज आपने उसके यहाँ दूसरे गुड्स भेजे और उससे कहा कि शिप पे चढ़ा दो। उसने कहा पहले जो शिप पे चढ़ा उसके पैसे दो, नहीं तो ये नहीं चढ़ा रहा, ये मेरे पास गिरवी है। तो ठीक है, वारफिंजर कैन डू दैट। वारफिंजर कैन डू दैट। रिवॉर्ड्स के बारे में अगर नोन नहीं है तो भी रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं, हाँ। करना पड़ेगा। देखो, आपको मालूम है या नहीं मालूम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रिवॉर्ड मालूम है तो आपको लेना पड़ेगा। That's all। आपको मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब एक आता है छोटा सा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज? रॉन्ग डूअर मतलब कोई भी तीसरा आदमी आकर गुड्स को, अरे तुम दोस्त की बाइक लेकर गए हो, कोई तीसरा व्यक्ति अगर गाड़ी रिटर्न करते समय गुड्स में ठोक दे तो तुम्हें भी उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट में राइट है, और तुम्हारे दोस्त को भी उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट में राइट है। इतनी सी बात कह रहा हूं प्रभु, क्यों परेशान हो रहे हैं? आगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट और प्रेफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। मैं तुम्हें एक लोन दे रहा हूं और उस लोन के बदले में तुम्हारे गोल्ड के जेवर जो है वो गिरवी रख रहा हूं। जिस दिन डेट चुका दोगे ये गुड्स लेकर के चले जाना। या तुम ठेकेदार हो, तुम मेरा मकान बना रहे हो, मैं तुम्हारी जितनी प्लांट एंड मशीनरी मेरे मकान में यूज हो रही है उसे मकान से तब तक बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मेरा मकान पूरा नहीं बना देते। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स कंपनसेशन में एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फाइंडिंग ट्रू ऑनर क्लेम कर सकता है, कर सकता है ना भाई? सब तो पड़ा हुआ है। यू कैन क्लेम एवरीथिंग, whatever trouble, whatever compensation you want to claim, you can claim. But claim means but just having a lien over it. You cannot sue for that. वो लिखा हुआ है वहाँ पे। देखो ना, आपको ले चलता हूँ। चिंता नहीं करना। एक तो फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स की जो अपने पास पॉइंट है, उसको आप जरा बहुत अच्छे से ध्यान रखो। देखिए,
168. Finder of the goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred by him to preserve the goods and find the true owner. साफ तो लिखा हुआ है. But he may retain goods against owner until he receives such compensation. And where the owner has offered a specific reward for return of the lost goods, the finder may sue for such reward and may retain the goods until he receives it. यही तो बोल रहा हूं मैं इतनी देर से. ओह, समझ में आ गया. चलिए. लॉस्ट गुड्स अगर पेरिशेबल हो तो उसको पेरिशेबल होने से पहले बेच बाज दे और पैसे लेके रख ले. जब वो आए तो उसको उसके पैसे दे देना. आजा. बेलमेंट. अगर हमने बेलमेंट इसलिए किया है क्योंकि हम सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट करना चाहते हैं या हम प्रॉमिस परफॉर्म करवाने की सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, हमने उससे कहा कि तू अपने गुड्स हमारे पास रख दे और प्रॉमिस परफॉर्म कर. अगर तूने प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तेरे गुड्स वापस नहीं मिलेंगे. दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्लेज. तूने लोन लिया है, लोन चुका दे. नहीं चुकाएगा, मैं गुड्स बेच के लोन चुका लूंगा. दैट्स कॉल्ड प्लेज. प्लेज के अंदर जो बेलर होता है उसे पॉनर कहते हैं और जो बेली होता है उसे पॉनी कहते हैं. हर प्लेज एक बेलमेंट है लेकिन हर बेलमेंट एक प्लेज नहीं. पॉनी के राइट्स क्या है? अरे जो बेली के राइट्स हैं वो पॉनी के राइट्स हैं, जो बेलर के राइट्स हैं वो पॉनर के राइट्स हैं, जो बेली की ड्यूटी है वो पॉनी की ड्यूटी है और जो पॉनी के राइट्स हैं वो बेलर के राइट्स. पॉनी, हाँ, पॉनी के राइट्स हैं वो बेली के राइट्स. सिंपल. लेकिन फिर भी कुछ राइट्स अलग है. मैं रिटेन कर लूंगा प्लेज गुड्स अगर तुमने मेरे डेट को चुकाया नहीं तो. और अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो अगले डेट के कारण मैं रोक सकता हूं. तुमने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख की चीजें गिरवी रखी, अगले 2 लाख का लोन लेने आए और एग्रीमेंट में लिखा है इन चीजों को भी, इन चीजों की सिक्योरिटी इस पे भी रहेगी, तो मैं सब्सिक्वेंट डेट पे भी सिक्योरिटी कर सकता हूँ. लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो नहीं कर पाऊँ. एग्रीमेंट में लिखोगे तो सब्सिक्वेंट डेट पर भी प्लेज होगा और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो सब्सिक्वेंट डेट पर प्लेज नहीं हो पाएगा. कौन को राइट है कि वो एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस अगर इनकर्ड किए हैं तो बोले आप मेरे यहाँ अपनी भैंस गिरवी रख के गए और लोन लेके गए, उस भैंस के एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस हो गए, बीमार हो गई तो फिर करो. और पॉनर अगर डिफॉल्ट कर दे तो पॉनी उससे पेमेंट मांगेगा. अरे ठीक है, ये कोई नहीं पूछने वाला पॉनर पॉनी के राइट्स. नेवर. उनको पूछना हुआ तो बेलर और बेली के राइट्स पूछेंगे, तुमसे पॉनर और पॉनी के राइट्स क्यों पूछेंगे? राइट्स ऑफ पॉनर, सारे के सारे राइट्स जो हैं वो, और कभी भी भैया आके रिडीम करवा ले. ये दोनों तो आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं है. ड्यूटीज ऑफ पॉनर और ड्यूटीज ऑफ पॉनी भी कोई नहीं पूछने वाला. रीजनेबल केयर करना है, हाउ. अनऑथोराइज यूज नहीं करना है, हाउ. रिटर्न कर देना, गुड्स दे देना, ठीक है. मिक्स मत करना गुड्स, ओके. कोई ऐसा काम मत करना जो इनकंसिस्टेंट हो गया. मुथूट फाइनेंस वाले ने तुम्हारी ज्वेलरी रख ली, क्या मुथूट फाइनेंस वाला उस ज्वेलरी को यूज कर सकता है? नहीं. ड्यूटी टू रिटर्न एक्रेशन एंड गुड्स इफ एनी, सेम टू सेम. बेली की ड्यूटी थी वो पॉनी की ड्यूटी. भगा वाला कर. पॉनर की ड्यूटी क्या है? पॉनर इज लायबल टू पे द डेट परफॉर्म. भैया तू डेट को रीपे कर. कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस है तो दो. अगर कोई फॉल्ट गुड्स में है तो वो उसके पैसे दो. टाइटल के अंदर अगर प्रॉब्लम थी तो उसका कम. अरे जो तुम्हारे पॉनर की ड्यूटीज, जो तुम्हारे बेलर की ड्यूटीज थी वो पॉनर की ड्यूटीज है. तुमसे इस पूरे टॉपिक में न ये न ये न ये न ये न ये न ये कुछ नहीं पूछा जाने वाला है. या तो ये पूछा जाने वाला है या ये पूछा जाने वाला है. प्लेज के अंदर दो ही टॉपिक पे क्वेश्चन है, या तो प्लेज बाय नॉन ओनर या फिर बेलमेंट और प्लेज में अंतर.
दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन आता ही नहीं। दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन आता ही नहीं। बहुत क्लियर। नो थर्ड क्वेश्चन कम्स। क्या मालूम, उनको पूछने ही नहीं होता। क्या कोई नॉन ऑनर प्लेज कर सकता है? बाबू सोगा में अपन पढ़ चुके हैं, जो नॉन ऑनर सेल कर सकता है वही नॉन ऑनर प्लेज भी कर सकता है। बात खत्म। नॉन ऑनर जो सोगा में पढ़ा, जितने सोगा के कौन है, नॉन ऑनर है, जो सेल कर सकते हैं वो सारे प्लेज भी कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट गुड फेथ में अगर किसी ने प्लेज ले लिया है तो प्लेज वैलिड है, लेकिन एब्सोल्यूट गुड फेथ होना जरूरी है। एजेंट प्लेज कर सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बंदा है वो प्लेज कर सकता है। इसमें एक आता है लिमिटेड इंटरेस्ट प्लेज, ये मैं बता दूं। उसके बाद ओनर कर सकता है, सेलर कर सकता है, वो जितने लोग हैं ना वहां पे उसे प्लेज कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग लिमिटेड इंटरेस्ट प्लेज, ठीक है। मैं एक मोबाइल सुधारने वाला, तुमने मुझसे मोबाइल सुधारवा लिया, 40,000 का तुम्हारा मोबाइल था, 400 रुपए तुम मुझे नहीं दे, मोबाइल मैंने अपने पास रख लिया। अब बार बार वो पार्ट्स वाला आता है और मुझसे 300 रुपए मांगता है कि तुमने वो मोबाइल के लिए जो पार्ट खरीदा था उसके 300 रुपए दो। मैं बोल रहा हूँ भैया उससे 400 रुपए लेना, उससे 400 आए तो मैं तुमको 300 दूं। तुमको ये बात पता चल गई, तुमने कहा अब देखता हूँ तू मुझे कब तक मोबाइल ले लेता। मैं भी नहीं ले जा रहा मोबाइल, कोई बात नहीं। वो उस मोबाइल को प्लेज करके 300 रुपए उधार मांग सकता है, और वो 300 रुपए किसको दे सकता है, उस पार्ट वाले को। या 400 रुपए तक का उधार वो ले सकता है, उसे कहते हैं लिमिटेड इंटरेस्ट प्लेज। मुझे जितना पैसा तुमसे लेना था मैंने उसके लिए क्या कर दिया, प्लेज कर दिया, उसे कहते हैं लिमिटेड इंटरेस्ट प्लेज। एक बंदा बोल रहा है कि ये पढ़े भी ना, क्यों नहीं पढ़े, पढ़ने में क्या दिक्कत है, पढ़ तो लिया ही है ना, पढ़ने में क्या दिक्कत है। बेलमेंट और प्लेज में क्या अंतर है भैया? एक जो होता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और एक जो सिर्फ होता है सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए होता है। एक के अंदर बेलर बेली कहलाते हैं, एक के अंदर पॉनर पॉनी कहलाते हैं। एक का पर्पस कुछ भी हो सकता है, एक का पर्पस सिक्योरिटी होता है। एक में कंसिडरेशन नहीं होता, बेलमेंट में कंसिडरेशन नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, लेकिन प्लेज में तो कंसिडरेशन होता ही होता है। बेली के पास गुड्स को सेल करने के राइट्स नहीं होते हैं, पॉनी के पास होते हैं। अगर तुमने मुझे गुड्स प्लेज किए हैं और तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, मैं तुम्हें एक नोटिस भेजूंगा, अंतिम सूचना, मुझे 15 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस दे दो, नहीं तो मैं ये बेच दूंगा। और पेरिशेबल गुड्स हुए ना तो सूचना देने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ही बेच खाऊंगा। ये राइट किसके पास होते हैं, पॉनी के पास। पॉनी हैज दीज राइट्स, पॉनी के पास ये राइट्स हैं कि वो गुड सेल कर सकता है। लेकिन बेली के पास ये राइट नहीं है कि वो गुड सेल कर सकता है। लेकिन बेली के पास ये राइट है कि वो गुड्स यूज कर सकता है। गोवा में एक्टिवली यूज करो, दोस्त से एक्टिवली यूज करो, लेकिन मुथूट फाइनेंस तुमने किसी से जेवर लिए उसे यूज मत करो। यू कैन नॉट यूज दोज गुड्स। अरे कुछ समझ में आया बेलमेंट प्लेज के बीच में अंतर? डिड यू गेट माई पॉइंट? डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। अरे तो बहुत इजी, मतलब इससे इजी तो कोई टॉपिक ही नहीं है। बेलमेंट प्लेज इंडेमनिटी गारंटी, चार टॉपिक तो इतने घटिया है, और क्वेश्चन भी वही की वही आते हैं, कोई नया क्वेश्चन आता ही नहीं है। मतलब ये 15 नंबर तो तुम्हारे
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भयंकर पक्के कर लो। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना उसमें से ही आने हैं क्वेश्चन। अभी 30 क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं। बेलमेंट प्लेज के 10 और एजेंसी के 10 और उसके 10। इंडेमनिटी गारंटी के कर लिए क्या मैंने 10 क्वेश्चन। अरे इंडेमनिटी गारंटी के 10 क्वेश्चन हो गए क्या। हो गए थे ना। हाँ तो बेलमेंट प्लेज के 10 और एजेंसी के 10, तो 20 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो ये 30 क्वेश्चन के अंदर से ही बैठना है पेपर। और कम से कम 12 से 15 नंबर। फिगर चेंज होके आएंगे, नाम चेंज होके आएंगे, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम ही रहते हैं। कहीं को टेंशन नहीं। बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरफ, ये तीनों एक तरफ। बाकी में तो क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन माइनर। वो एक वो कंसिडरेशन का आता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। और एक वो आ जाता है स्पेशल डैमेज। ओपन पेपर पड़ा है साला। चलिए, उसके बाद भी आदमी फेल होता है। तो बाद भी फेल होता है, ओपन क्वेश्चन होने के बाद भी फेल होता है, नाश पीटा कहा। आइए अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की तरफ। एजेंट कौन होता है। हु इज एन एजेंट। भाई साहब ये यहाँ 172 गलत डल गई थी ना सेक्शन में, इसको सही करूंगा अभी। ये यहाँ गलत डल गई थी, नहीं है तो सही डली थी, नीचे गलत डली हुई। ये तो 172 है, ये सेक्शन गलत डली है 180। क्या नंबर है इस सेक्शन का। हम्म ये सेक्शन गलत है, 182 है, 72 नहीं है। ओके। एजेंट मतलब एक पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर। मैंने एक आदमी को अपॉइंट किया, जाओ मेरे लिए ये काम करके आ जाओ, वो कौन हो गया, एजेंट। एजेंट ये तो हो गया एजेंट, ये हो गया प्रिंसिपल। जिसको अपॉइंट किया वो एजेंट, जो हुआ वो प्रिंसिपल। क्या एजेंट माइनर हो सकता है, हाँ। क्या एजेंट पागल हो सकता है, हाँ। लेकिन उसके किए गए हर काम के लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रिंसिपल। ये ध्यान रखना। पगले को एजेंट तो बना दो, वो तुमको पगला बना दे, इसलिए मत बना। पर अगर बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एजेंट कौन, पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर इज नोन एज एजेंट। प्रिंसिपल कौन, जो अपॉइंट करता है, कौन हो गया, प्रिंसिपल। और इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, एजेंसी। एजेंसी कैसे बनती है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बना लो, एजेंसी एग्रीमेंट बना लो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इम्प्लाइड कैसे बनती है, एक आदमी पूरे जमाने में मुझे में एक आदमी पूरे जमाने में कहता फिर रहा है कि मैं असीम सर का एजेंट, मैं असीम सर का एजेंट, मेरी प्रेजेंस में भी कहता है कि मैं असीम सर का एजेंट, मैं असीम सर का एजेंट। तो भाई साहब अगर उसकी इस बात पर भरोसा करके किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसे कहते हैं एजेंसी बाय स्टॉपल और एजेंसी बाय होल्डिंग। मैंने अगर किसी को इजाजत दी है कि वो मेरे अपने आप को एजेंट कहे, एजेंट कहे, एजेंट कहे, और मैं चुपचाप रहता हूं, तो मुझे होल्ड आउट किया जाएगा कि तुम क्या हो, प्रिंसिपल। और उसे स्टॉप किया जाएगा कि तुम अब ये मत बोलो कि तुम एजेंट नहीं हो। तो दैट इज कॉल्ड एजेंसी बाय स्टॉपल और होल्डिंग। मैंने तुम्हें टमाटर से भरा हुआ ट्रक दिया और कहा कि भोपाल छोड़ के आ जाओ, लेकिन बीच रास्ते में बाढ़ आ गई और तुम कहीं जा नहीं पा रहे थे, ना आगे आ पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे। मुझे नुकसान से बचाने के लिए तुमने वो टमाटर बेच दिए, जबकि तुम्हें वो टमाटर बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन तुम एजेंट बन गए मेरे, क्योंकि नेसेसिटी थी। याद आ रहा है, सेम एग्जांपल, वो नेसेसिटी थी। दैट इज कॉल्ड एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट एंड एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसी के अंदर मैंने आपको ये भी बोला था कि हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ जो होती है वो हस्बैंड की एजेंट होती है अगर वो हाउस वाइफ है, और वो लाइवलीहुड के लिए हस्बैंड के क्रेडिट को प्लेज करती है।
लेकिन अगर हस्बैंड ने सबको बोल रखा है कि इसे उधार मत देना, उसे उधार नहीं देना है। सिर्फ इतना पता। ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी एजेंसी आ सकती है। कैसे आ सकती है सर ऑपरेशन ऑफ लॉ से एजेंसी? एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या बोला जाता है? पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट। पार्टनर एक दूसरे के क्या है? एजेंट है। तो दैट इज कॉल्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। रेटिफिकेशन ये एक अलग चीज थी। कोई इमरजेंसी नहीं है, ना मैंने आपको कोई अथॉरिटी दी है, ना तो इमरजेंसी है, ना मैंने आपको कोई अथॉरिटी दी, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए कोई काम कर दिया और बाद में मैंने उस काम को स्वीकार कर लिया। आपने मेरा एजेंट बन के काम किया जबकि मैंने आपको बोला भी नहीं था। दीपक सर मेरे लिए खुद ही दिल्ली से किताबें खरीद कर ले आए और मैंने उस दुकानदार को पेमेंट कर दी। दीपक सर मेरे लिए स्वयं ही किताब खरीद लाए मुझसे बिना पूछे। मैंने उन किताबों का पेमेंट कर दिया। इसे कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। मैं चाहता तो मना भी कर सकता था कि मुझसे बिना पूछे क्यों लाए, और मैं मना कर देता तो वो किताबें किसके माथे आ जाती? दीपक सर। इसे कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। लेकिन रेटिफिकेशन के अपने नियम है। अगर मैंने दिल्ली के दुकानदार को बोला हाँ हाँ दीपक ने जो बुक लाके दी है मैं उनका पेमेंट कर दूंगा, वो हो गया एक्सप्रेस। मैंने गूगल पे कर दिया, हो गया इम्प्लाइड। भाई साहब मुझे ये मालूम नहीं था कि दो किताब के साथ दो किताब फ्री है, और दीपक सर ने जो दो किताबें खरीदी उसके साथ जो दो किताबें फ्री आई उन दो किताबों का पेमेंट मुझसे करवा दिया। ये मुझे बाद में पता चला। मेरा तो फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट ही नहीं था, दीपक सर ने सारी बातें बताई ही नहीं मुझे। अगर फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट नहीं है, ये रेटिफिकेशन वैलिड रेटिफिकेशन नहीं हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ दीपक सर मेरे लिए दो किताबें लाए तो एक रख लूं और एक वापस कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उस दुकानदार ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर रखा था क्योंकि मैं उसके 50,000 रुपए खा गया था, तो दीपक सर ने जो है, दीपक सर को भी ये मालूम था कि ये असीम सर को तो किताबें देगा नहीं, तो दीपक सर ने अपने नाम से किताबें खरीद ली और फिर अब मैं बोल रहा हूँ कि हम मैं पैसे दूं। नो, यू कैन नॉट पुट थर्ड पार्टी टू द। क्या ऐसा हो सकता है कि दीपक सर मेरे लिए किताबें तो लेकर आए इस दिसंबर में और मैं 3 साल बाद रेटिफाई करूं? क्या मुझे रेटिफिकेशन का कम्युनिकेशन करना जरूरी है? हाँ। क्या दीपक सर दुकान से बुक्स चुरा कर ले आए तो उस चुराई हुई बुक्स का भी मैं वैलिड रेटिफिकेशन कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि दीपक सर को मैंने बोला था तुम चुरा के लाए, तो दीपक को मत दोष दो, मेरे को जेल में डालो। फालतू का रेटिफिकेशन नहीं होगा, वैलिड एक्ट के रेटिफिकेशन। इसके बाद मैंने कुछ बातें और बताई थी। एजेंट जो रेटिफाई कर रहा है उसका प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आप माइनर के एक्ट का रेटिफिकेशन कर सकते हो क्या? क्या एक मेजर माइनर के एक्ट का रेटिफिकेशन कर सकता है? क्या एक मेजर पगले के एक्ट का रेटिफिकेशन कर सकता है? नहीं। रेटिफिकेशन करने वाले प्रिंसिपल का क्या होना जरूरी है? पहली बात तो एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। दूसरी बात कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, दूसरा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। क्या आपको इसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन समझ में आ गए एवरीवन? क्या मैं आगे बढ़ूं? अब बात आती है एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है। जो जो प्रिंसिपल कर सकता है वो एजेंट कर सकता है जब तक कि रिस्ट्रिक्शन ना हो।
एजेंट वो हर लॉफुल चीज कर सकता है जो उसका प्रिंसिपल कर सकता है। एजेंट वो हर इंसिडेंटल चीज कर सकता है जो उसको काम दिया गया है, उस काम को करने के लिए चाहिए। मैंने अगर आपको बोला कि जाओ मेरे लिए मटेरियल खरीद लाओ, तो हमाली देना इंसिडेंटल है, लोडिंग अनलोडिंग करवाना इंसिडेंटल है, ट्रांसपोर्टेशन देना इंसिडेंटल। तो आपको इंसिडेंटल काम करने का तो हक है। मैं ऐसा तो कह नहीं सकता कि आप काम करो, लेकिन इंसिडेंटल मैं रोक थोड़ी सकता हूँ। इंसिडेंटल काम तो आपको करना पड़ेगा। इमरजेंसी में आप अपनी अथॉरिटी को एक्सीड भी कर सकते हो, अगर आपने प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए उस अथॉरिटी को यूज किया है। जैसा पार्टनरशिप में अथॉरिटी इन इमरजेंसी थी, सेम अथॉरिटी इन इमरजेंसी यहाँ भी, सेम पार्टनरशिप वाली। प्रिंसिपल को नुकसान से बचाना है, इमरजेंसी है, प्रिंसिपल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और मैंने एज अ कॉमन प्रूडेंस आदमी विवेकपूर्ण तरीके से वो निर्णय लिया जो मैं अपने केस में लेता। यहां भी लगे आधी से ज्यादा तो पार्टनरशिप में खत्म हो जाता है ये चैप्टर। क्या अपन सब पार्टनर अपॉइंट कर सकते थे? नहीं। तो क्या यहाँ सब एजेंट अपॉइंट कर सकते? नहीं। जब तक प्रिंसिपल इजाजत ना दे दे, एक, जब तक ट्रेड ऑफ बिजनेस वैसा ना हो, दो, मतलब कस्टम ऑफ ट्रेड वैसा ना हो, दो, जब तक एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो, तीन, तब तक आप सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। पहला, या तो प्रिंसिपल से इजाजत लेके करो, या कस्टम ऑफ ट्रेड ही ऐसा है कि करना ही पड़ेगा, या एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गई कि करना ही पड़ेगा, तो आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, अदरवाइज आप सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। और फिर भी अगर आपने सब एजेंट अपॉइंट कर लिया तो उसे कहा जाएगा यू हैव इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड द सब एजेंट। क्या कहा जाएगा? यू हैव इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड द सब एजेंट। तो अब सब एजेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर पढ़ा था ना अपन ने। उसके अंदर क्या लिखा था? डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर क्या था? कोई भी बंदा अपनी अथॉरिटी नहीं दे सकता। सचिन जाट पूछ रहे हैं कि रेटिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्ट एक साथ होगा या अलग अलग? देखो, मैंने आपको बोला था रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दीपक सर ने किताबें खरीदी 1 तारीख को, मैं रेटिफाई कर रहा हूं 10 तारीख को, कॉन्ट्रैक्ट कब बना हुआ माना जाएगा मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। दीपक सर ने किताबें खरीदी 1 तारीख को, मैं रेटिफाई कर रहा हूं 10 तारीख को, कॉन्ट्रैक्ट कब बना हुआ माना जाएगा? 1 तारीख को कि 10 तारीख? 1 तारीख को। बिल्कुल सही बात। क्यों? जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है वो डेट वो मानी जाएगी। रेटिफाई आप भले ही 10 दिन बाद, इसीलिए तो बोल रहे हैं रीजनेबल टाइम में। तो क्या हम सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, 3 कारण हो तो कर सकते हैं। अब अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो क्या होगा, और इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो क्या होगा? तो पहले इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड का बता दो। अगर सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है, थर्ड पार्टी जाने और एजेंट जाने और वो सब एजेंट जाने, प्रिंसिपल कुछ जानता नहीं, पहचानता नहीं, मानता नहीं। फिर से, सब एजेंट अपॉइंट किया है, हाँ। बिना पूछे अपॉइंट किया है, हाँ। बिना अथॉरिटी के अपॉइंट किया है, हाँ। बिना इमरजेंसी के अपॉइंट किया है, हाँ। ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी कि अपॉइंट करना था, हाँ। जबरदस्ती अपॉइंट किया गया है, हाँ। बहुत बढ़िया। अब उस सब एजेंट के किए गए काम के लिए थर्ड पार्टी जाने और एजेंट जाने, भैया प्रिंसिपल तो देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। लेकिन रेटिफिकेशन करने से पहले उस सामान को किसी ने खरीद लिया तो इम्प्लाइड रेटिफिकेशन हो गया ना, बेच ही दिया तूने। कहाँ परेशान हो रहा है बेटा? इधर उधर मत देख लेक्चर, जो मैंने बताया वो कर। ये तू लेक्चर देख क्या है कहीं यूट्यूब पे? रेटिफिकेशन की पहले बेच दिया तो क्या होगा?
इम्प्लाइड रेटिफिकेशन हो जाएगा। बावले आदमी। आ जा। रूल ऑफ सब एजेंट। सब एजेंट के रूल क्या है? पहली बात, अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है, प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो सब एजेंट को कंट्रोल करे और डायरेक्शन दे, और उस सब एजेंट से वही काम करवाए जो काम करने का उसका अधिकार था, अपनी ही ड्यूटीज को असाइन करे। प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी ना प्रिंसिपल सब एजेंट पे सूट फाइल कर सकता है, ना सब एजेंट प्रिंसिपल पे सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और सब एजेंट के बीच में है, प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में नहीं है। सब एजेंट सिर्फ एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सब एजेंट प्रिंसिपल के रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। और सब एजेंट ने अगर कोई गलत काम किया तो सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार नहीं है, एजेंट प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार है। फिर वो एजेंट सब एजेंट से कंपनसेशन ले सकता है, लेकिन प्रिंसिपल तो किससे लेगा? एजेंट से। सब एजेंट को कोई राइट नहीं है कि वो रेम्यूनरेशन की डिमांड किससे करे? प्रिंसिपल से। सब एजेंट किससे करेगा? एजेंट से। एजेंट किससे करेगा? प्रिंसिपल से। सब एजेंट कैन नॉट डायरेक्टली स्यू प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल एक केस में सब एजेंट पे सूट फाइल कर सकता है, अगर सब एजेंट ने फ्रॉड किया है। सब एजेंट ने अगर फ्रॉड किया है तो ये एक मामला बनता है जिसके अंदर सूट फाइल हो सकता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ू? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कौन? जो काम एज एन एजेंट मैं नहीं कर सकता। मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि चलो ये केस लड़ो। मैंने कहा सर मैं एलएलबी नहीं हूं, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आप एक अच्छे वकील को ढूंढ के लाओ और केस लड़वाओ। हाँ, मैं अच्छा वकील ढूंढ के लाता हूँ, केस लड़ता हूँ। अच्छा वकील ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी, अच्छी रेपुटेशन देख के लाने की जिम्मेदारी मेरी, अच्छा एक्सपीरियंस देख के लाने की जिम्मेदारी मेरी। बस मेरी जिम्मेदारी यहीं तक है। अब जो बंदा मैंने अपॉइंट किया, मैं हटा और वो आया, आप दोनों के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए किए गए काम के लिए वही जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आप पे भी सीधी सूट फाइल कर सकता है, अगर आप उसके फीस नहीं दोगे। मैं बीच में हूं ही नहीं, बिकॉज आई हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में अंतर ही है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ना मेरे डायरेक्शन एंड सुपरविजन में काम कर रहा है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के काम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो दोनों एक दूसरे पे सूट फाइल कर सकते हैं, और मैं इनके काम के लिए जिम्मेदार कतई नहीं हूँ। मेरी जिम्मेदारी एक अच्छा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ढूंढने की है बस। उसमें लापरवाही की तो मैं जिम्मेदार हूं, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क करता है प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पे, मेरे इंस्ट्रक्शन पे नहीं करता है। मैं अपनी अथॉरिटी उसे डेलीगेट नहीं करता हूं। प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में होती है। वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। और पांचों पॉइंट जो मैंने आपको बोले वो ये लिखे। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, मैं अपनी अथॉरिटी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को डेलीगेट नहीं करता। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो दोनों एक दूसरे पे सूट फाइल कर सकते हैं। मैं प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, वो प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट समझ में आया? एवरीवन? गुड। अब आते हैं और आगे। एजेंट की ड्यूटीज क्या है? बड़ी सिंपल सी बात है।
जो इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल ने दी उसके हिसाब से काम करो। तुम एक बेली हो, गुड्स की रीजनेबल केयर करो। तुम एजेंट हो, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखो, अकाउंट्स रखो। जब तुम्हें दिक्कत हो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करो। अपने अकाउंट में डील मत करो, सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाओ, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट मत करो। और जितना सम तुमने रिसीव किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो प्रिंसिपल को पे करो। और मिसयूज मत करो प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन की, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखो। प्रिंसिपल जो कहे वो करो। रीजनेबल केयर से काम करो। प्रॉपर अकाउंट्स रखो। जब जरूरत पड़े, दिक्कत आए, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करो। अपने अकाउंट में डील मत करो। सीक्रेट प्रॉफिट मत कमाओ। अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट ना करो। जितना पेमेंट लिया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो प्रिंसिपल को दे दो। और प्रिंसिपल का डेटा जो है ना, कॉन्फिडेंशियल रखना। दूसरे को बेच मत खाना। अरे याद आया मेरे भाई, कितना इजी है यार। पार्टनरशिप पढ़ने के बाद तो ये सब पार्टनर की भी ड्यूटी होती है। सेम ड्यूटीज। ये ड्यूटीज अगर आपने फॉलो नहीं की तो प्रिंसिपल आपसे कंपनसेशन मांग लेगा। ध्यान रखना। एजेंट के राइट क्या है? बाबू, गुड्स को, कागज को रिटेन करके रख लो अगर अपना रेमुनरेशन ना मिले। नहीं नहीं, अभी रुको। पहली पहली ड्यूटी, पहला राइट ऑफ रिटेन है। प्रिंसिपल के बिहाफ पे आपने 10,000 रुपए कलेक्ट किए। आपको प्रिंसिपल से 2,000 रुपए लेने हैं। प्रिंसिपल को नेट 8,000 रुपए दे दो। 2,000 रुपए रिटेन करने का आपका अधिकार है। प्रिंसिपल के बिहाफ पर कलेक्ट किए गए पैसों में से अपने ड्यूज को रिटेन करने का पूरा अधिकार आपके पास है। आपको एग्रीड रेमुनरेशन मिलेगा, और अगर एग्रीमेंट में रेमुनरेशन फिक्स नहीं है तो रीजनेबल रेमुनरेशन मिलेगा। और अगर आपको आपके ड्यूज नहीं मिलते हैं तो आपके पास लीन होता है। अगली बात, प्रिंसिपल की लापरवाही के कारण अगर एजेंट को कोई नुकसान हुआ है तो ये इम्प्लाइड है कि प्रिंसिपल उसे इंडेमनीफाई करेगा। बिना ई वे बिल के, गलत ई वे बिल बना करके ट्रांसपोर्टर को बोला कि ये भोपाल माल छोड़ के आओ, बीच रास्ते में ट्रांसपोर्टर पर अगर पेनल्टी लग गई तो वो पेनल्टी कौन देगा? प्रिंसिपल। गलत टाइटल के गुड्स बेचने के लिए एजेंट को दे दिए, चोर समझकर एजेंट को पकड़ लिया गया, तो उसको जो भी कंपनसेशन और इंजरी हुई है उसका पेमेंट कौन करेगा? प्रिंसिपल। राइट्स ऑफ एन एजेंट है। लेकिन कभी कभी एजेंट को पर्सनली लायबल भी बनाया जा सकता है। कब? मैंने आपको पढ़ाया था, एक विदेशी आदमी ने अगर इंडिया में एक एजेंट अपॉइंट किया है तो वो इंडियन एजेंट पर्सनली लायबल होगा, इंडियन पार्टीज जो भी उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है कि अगर आप एक फॉरेन प्रिंसिपल के इंडियन एजेंट हो तो आप स्वयं लायबल रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कहा कि मैंने आपसे जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं एजेंट हूं। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद मैंने डिस्क्लोज किया कि मैं क्या हूं? एजेंट हूं। अब आपके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करना है वैलिड करो, नहीं तो मेरे को पर्सनली लायबल बना लो। क्योंकि मैंने आपके साथ धोखा किया, मैंने आपको बोला ही नहीं कि मैं एजेंट हूँ। बाद में डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मैं एजेंट। गलत बात। मैंने आपको बोला कि मैं एजेंट हूँ, लेकिन मेरा प्रिंसिपल बाद में माइनर निकला है, पगला निकला, तो मैं ही जिम्मेदार हूँ ना। अगर एक एजेंट का प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो वो एजेंट थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा। अगर मैं प्रिटेंडेड एजेंट हूं,
जबरन मैं आपका एजेंट बन बन के घूम रहा हूं तो भी मैं पर्सनली लायबल हूँ। मैंने अगर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर के काम किया बिना किसी कारण के, बिना किसी इमरजेंसी के लिए, तो भी मैं ही जिम्मेदार। एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा फॉरेन प्रिंसिपल के लिए, डिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल के लिए, और एक ऐसे प्रिंसिपल के जो है ही प्रिटेंडेड एजेंट। मैंने कहा मैं सचिन तेंदुलकर का एजेंट हूँ, तो अब हर किए गए काम के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, सचिन तेंदुलकर जिम्मेदार नहीं हो तो मेरे को पहचानते भी नहीं। और बियॉन्ड द अथॉरिटी अगर एक्ट कर दिया बिना किसी इमरजेंसी के तो गड़बड़। आगे बढ़े। नेक्स्ट। एजेंसी कब टर्मिनेट हो जाएगी? कभी भी प्रिंसिपल ये कह सकता है आज से एजेंसी खत्म, तो आज से एजेंसी खत्म। लेकिन अगर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 5 साल के लिए एजेंट बना रहा हूं और अगर मैं तीसरे साल में आपसे एजेंसी वापस ले रहा हूं बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, तो मुझे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा एज एन एजेंट, क्योंकि मैंने आपको 5 साल के लिए बोला था। किसी भी एजेंसी को आप रिवोक कर सकते हो। लेकिन दो केस में एजेंसी इरिवोकेबल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है इरिवोकेबल एजेंसीज। कौन सी एजेंसीज होती हैं जो इरिवोकेबल होती हैं? तो हमने कहा था एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट अगर है तो वो इरिवोकेबल है। क्या बोला था? एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट है तो वो क्या है? इरिवोकेबल एजेंसी है। एनी एजेंसी विच इज कपल्ड विथ इंटरेस्ट। कपल्ड विथ इंटरेस्ट कब होती है? मैंने आपको 10 लाख का लोन दिया, पहले क्या आया? लोन। आप लोन दे नहीं पा रहे हो, चुका नहीं पा रहे हो। मैंने कहा लोन क्यों नहीं चुका पा रहे हो? आपने कहा मेरे पास बहुत सारे गुड्स पड़े हैं, वो बिकेंगे तब जाकर मैं लोन चुका पाऊंगा। मैंने कहा तू मेरे को अपना एजेंट बना, मैं गुड्स बेचूंगा। अब मैं यहाँ एजेंट इसलिए बनाऊं क्योंकि मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट जब तक सर्व नहीं होगा ये एजेंसी रिवोक नहीं की जा सकती। जब तक पूरा माल बेच के मेरा लोन नहीं चुकता ये एजेंसी रिवोक नहीं होगी। इसे कहते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। लेकिन ध्यान रखना, पहले इंटरेस्ट चाहिए फिर एजेंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि एजेंट बनाने के बाद एजेंट से उधार ले लिया और फिर कपल्ड विद इंटरेस्ट। नो 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 नो। एजेंट बनने से पहले इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, एजेंट बनने के बाद इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। याद आई मेरी बात? एजेंट बनने से पहले लोन दिया, एजेंट बनने के बाद लोन देने का कोई मीनिंग नहीं है भाई साहब। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, यही एक केस होता है बस। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता। अच्छा, क्या एजेंट अपनी एजेंसी वापस दे सकता है? हाँ, जब प्रिंसिपल एजेंसी वापस मांगता है तो उसे कहते हैं रिवोकेशन। जब एजेंट अपनी एजेंसी वापस देना चाहता है उसे कहते हैं रिनेंसिएशन। अगर आप जल्दी से एजेंसी वापस दे रहे हो तो फिर आपको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैंने आपका घर ढूंढ दिया, आपने मुझे प्रॉपर्टी ब्रोकर अपॉइंट किया था, मैंने आपको घर ढूंढ लिया, बिजनेस कंप्लीट हो गया, एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाए, एजेंसी खत्म। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए, एजेंसी खत्म। एजेंट के इंसॉल्वेंसी पे एजेंसी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि एजेंट तो नॉन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है भाई साहब। एजेंट तो नॉन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना। इसलिए प्रिंसिपल की इंसॉल्वेंसी पे एजेंसी खत्म होगी, एजेंट की इंसॉल्वेंसी पे नहीं होगी। प्रिंसिपल के पगलाने पे एजेंसी खत्म हो जाएगी, एजेंट के पगलाने पे नहीं होगी। और अगर मैंने 3 साल के लिए आपकी एजेंसी रखी है तो 3 साल बाद एजेंसी खत्म हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे आपके 3 चैप्टर: इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। कल अपन इसके 20 क्वेश्चन बनाएंगे।
टुमारो वी विल सॉल्व 20 क्वेश्चन ऑफ इट। गॉट इट? तब तक आज आप ये पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल ने बोला 2000 में बेचना, एजेंट ने 1000 में बेचा, 1000 का नुकसान एजेंट प्रिंसिपल को देगा। बात, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे ना तो पेमेंट तो देना पड़ेगा। थर्ड पार्टी से 1000 रुपये और क्लेम नहीं कर सकते, आप एजेंट से कर सकते। गॉट इट? बाकी की बातें करेंगे कल। जल्दी से बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाओ फटाफट।